Jai Hind friends, today is Tuesday 20 June 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis over here. यहाँ मैं कवर करता हूँ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, सारा अमलगमेशन आपको एक जगह पर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बता दूँ ये वीडियोस उन्हीं के लिए है और ये इस हद तक लाभ पहुंचाएगी। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये बात जान ले आप, ये वीडियोस केवल और केवल आपके लिए है और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे कंपाइल करके इसमें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये मेरा चैनल है, आपको बता दूं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी ये वीडियोज आपको प्राप्त हो सकती है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरा एकेडमी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यहाँ के इस वीडियो में से। और दूसरी चीज़ें बता दूं, इसकी सारी पीडीएफ भी वहाँ पे दे दी जाती है, तो जो भी पीडीएफ की आवश्यकता है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड that is BIS is mandatory for automotive tires and tubes। तो बताइए BIS मार्क के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एग मार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाई FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस इसको इशू करता है। इसमें से कौन सा करेक्ट है ये यहाँ पे बताना है आपको। तो पहले में कह रहा है 1 ओनली, दूसरों में 2 ओनली और तीसरे में बोथ 1 and 2 और चौथे में इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में इसको ज़रूर लिखिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले इसको डील कर लिया कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ा करिए फ्रेंड्स। दूसरी जो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे दी जा रही है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए यहाँ से ऐसा कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है जो क्वेश्चंस ना आया हो और यूपीएससी भी यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनाती रहती है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड, जिनका शिकार करना अलाउ नहीं होता है बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोविडेड बाय लॉ। तो यहाँ पे कौन सा वो एनिमल है जिसका शिकार नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट सम प्रोविजंस प्रोविडेड बाय लॉ। तो यहाँ पे पहला में दे रहा है घड़ियाल, दूसरा में दे रहा है इंडियन वाइल्ड एस, तीसरा में दे रहा है वाइल्ड बेफेलो। कौन सा करेक्ट है? पहले में ऑप्शंस में 1 दे रहा है, दूसरे में 2, 3, तीसरे में 1, 3 और डी में तीनों को दिया हुआ है। इसको कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ये कुछ लेक्स हैं, उनकी यहाँ पे दी गई है, आपको स्टेट के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो परासर लेक इंपॉर्टेंट लेक है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। रेणुका लेक से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। करेरी लेक, गोविंद सागर, डल लेक। ये डल लेक आपका मैं बता दूं यहीं पर, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला डल लेक नहीं है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और शेरू एसार, मुनिमाह लेक, धनसार लेक, नागदाल लेक, रवलसार लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक, खज्जर लेक, सूरजताल लेक, मनी महेश लेक, मच्छियल लेक, चंदर नहान लेक, कामरुआंग लेक, भृगु लेक, चंद्रताल, दसीर लेक, नाको लेक, पंडोह लेक, धनकार लेक और घड़ा सारू महाकाल लेक और सुदर नगर लेक। तो ये सारे लेक किस स्टेट के हैं आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कल इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि श्री जगदीप धनखड़ साहब हैं, वो चीफ गेस्ट बनाए जाएंगे। कब? तो IDY 2023 में जबलपुर में ये चीज़ें होंगी जो 21 जून को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है 21 जून को? 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका मोटो इसका क्या है इस बार का? तो योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम इसका मोटो है, ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है 9 जून 2023 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे 10वीं मीटिंग अपनी बैठाएंगे कि इंडिया और यूके के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन अभी तक FTA खाली प्रपोजल पे है, साइन बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यहाँ से FTA की पहले क्लियरेंस को देख लेते हैं ताकि चीज़ें
जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं वो डाउट ना रहे। क्योंकि बता दूं FTA से क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस पूछी है मल्टीपल टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे FTA देखते हैं क्या होता है। आपको बता दें इंडिया पार्टी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो कि FTA मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बैकग्राउंड न्यूज के साथ कि जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका हो सकता है मेनी कंट्री के साथ हो, और 2 कंट्री के साथ अगर होती है तो बाईलेटरल, 3 कंट्री के साथ होती है तो ट्राईलेटरल। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री के साथ इसकी ट्रेड एग्रीमेंट चल रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रही हैं। कई सारे कंट्री के साथ अभी निगोसिएशन और प्रपोजल्स भी चल रही हैं। लेकिन जब बात आती है 2022 की तो इंडिया के पास प्रिफरेंशियल एसेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस और FTA बहुत सारी कंट्री के साथ 50 के आसपास कंट्री के साथ हमारी चल रही है, जिसके कारण इंडिया अपना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड टैरिफ बैरियर ये सारों में ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कटौती नज़र आ रही है, जिसके कारण एक ईजीनेस प्रोवाइड हो जाती है ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। दूसरी जो चीज़ें निकल रही है यहाँ पे FTA को लेके कि नेगोशिएशंस हो रही है किस चीज़ के, तो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE। तो इसमें ये चीज़ें तो सफल हो चुकी हैं और ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुकी हैं। 88 दिन के अंदर ये पहला FTA है जो अभी तक सबसे फास्टेस्ट FTA हुई है। वो क्या नाम है उसका, CEPA। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये यही CEPA है जिसकी डिटेलिंग यहाँ दिया हूँ मैं। तो UAE के साथ CEPA हुआ है और ये कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये इसी के अंदर आता है। और UAE के साथ हम लोग अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कम दिनों में ये एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और UAE के द्वारा। उसका नाम क्या है, CEPA। आ जाए तो क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करी जाए प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, किसी कंट्री को, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ही लेते हैं, पाकिस्तान को पहले प्रिफरेंशियल ट्रेड था, उसको प्रिफरेंशियल नेशंस में रखा जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी इशू चल रही है जिसके कारण ये चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे एक कंट्री को प्रीफर कर लिया जाए, उसको हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी रिबेट दे देंगे और सहूलियत दे देते हैं, जिसके कारण कंट्री में आपस में व्यापार सही हो जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बता दिया। CECA जो चीज़ें हैं, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एग्रीमेंट, ये भी चीज़ें कंट्री के साथ होती हैं। तो सेका, सेपा ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को भी देखेंगे जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट यहाँ पे हुए हैं। तो ये PTA में आता है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, AFTA। तो AFTA एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट में होता है। कौन कौन सी कंट्री हैं इसमें, बांग्लादेश है, चाइना है, लाओस है, मंगोलिया, साउथ कोरिया और श्रीलंका। 1975 में ये चीज़ें साइन हुई हैं। CECA ये एशियान कंट्री के लिए है जो अभी आपको बताया। तो एशियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट के लिए, सर्विसेज एग्रीमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ PTA क्या है, 41 कंट्री के साथ यहाँ पे हुआ है। GSTP तो ये क्या है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफरेंसेस। उसके बाद क्या आता है, इंडिया मर्कसर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये मर्कसर कंट्री आपका साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ के साथ भी होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी PTA में आता है। FTA में क्या आता है, SAFTA। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं। ये तो फेवरेट टॉपिक रहा है एशियान से, कौन सा हम लोगों का यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सेका है एशियान के साथ, याद रखिएगा। और UAE के साथ अभी पढ़ाया सेपा, याद रखिएगा। तो सेका, सेपा, FTA ये सारी चीज़ें, SAFTA ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA जो है सार्क कंट्री के साथ है। SAFTA, सार्क ये चीज़ें तो नहीं भूलेंगी, SAFTA और सार्क। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये चीज़ें चल रही हैं। नेगोशिएशंस की बात करी जाए जो अभी चल रही हैं, वो बिम्स्टेक के साथ, FTA यूरोपियन यूनियन के साथ प्रपोजल में भी जो चल रही हैं वो चल रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ ये भी चल रहा है। FTA IBSA के साथ बातें करी जा रही हैं। साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ भी PTA साइन करने के बाद चल रही है। EFTA भी ये भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें
प्रयासरत हैं, अभी चलने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये सेका जो है जुलाई 2015 के आसपास यहाँ से इफ़ेक्टिव हुआ, साइन करने के बाद 2014 से चीज़ें साइन हुई थी। ये थी सारी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आशा करते हैं जो डाउट होगा यहाँ पे क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में जो चीज़ें हैं उसको आप देख के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सीधे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रास रूट पीस, किस पीस को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो जो वेस्ट बंगाल में लोकल बॉडी की इलेक्शंस है जो जुलाई 8 को शेड्यूल करी गई है, वो वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस पुनः शुरू हो चुकी है। कहाँ पे? आपके बंगाल में। तो 7 के आसपास लोगों की हत्या हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस वहाँ का पार्टी है, अपोजिशंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है। जो यहाँ पे दोनों में विवादास्पद चीज़ें हमेशा होती हैं। ऐसी कोई भी इलेक्शंस नहीं है वहाँ पे जो इस प्रकार के इश्यू निकल के ना आता हो। तो ये एक शर्मनाक चीज़ है। यहाँ पे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पे इस प्रकार से इश्यू होती आ रही हैं। तो जो स्टेट की पार्टी है वो चाहती है सेंटर का चीज़ें ना आए, सेंटर की चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे एप्लीकेबल ना हो। इसी कारण ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। स्टेट इलेक्शंस कमीशंस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दोनों अप्रोच किए हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंज किए हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज की हैं ये सब चीज़ें जून 15 को। तो क्या यहाँ पे कि जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है सेंट्रल फोर्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको लेके यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शंस कमीशन के पास यहाँ पे इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो डिस्पोजल कर सके, कंडक्ट कर सके ये सारी एक्सरसाइजेज को एक दिन के अंदर। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स, ये चीज़ें वेलकम करनी चाहिए, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो वही यहाँ पे चीज़ें बात बोली जा रही हैं। हाई कोर्ट भी डायरेक्ट किया है यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट को वेलकम करना चाहिए, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इलेक्शन हेल्ड होगा 73,879 सीट पे और 3 टीयर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वेस्ट बंगाल में, जिसका इलेक्शंस होने वाले हैं उसी की बातें बोली जा रही हैं। 2013 में बात करी जाए तो स्टेट इलेक्शंस कमीशन स्वयं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस लिया था और डिप्लॉयमेंट करने के लिए कहा था सेंट्रल फोर्सेस। तो 2013 में ये बातें थी और आज की अगर चीज़ें जो चल रही हैं तो ये इशू निकल के आ जा रही हैं, क्योंकि अपोजिशंस की गवर्नमेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे वही बातें बोल रही हैं, पार्टी अपोजिशंस में इशू निकल के आ रही हैं। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट जब करना चाह रही हैं तो ये चीज़ें बन नहीं रही हैं किसी तरीके से। तो ये सारी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। बांग्लादेश से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं जो भी आपके पीसीएस एग्जाम्स हैं। तो आपको बता दूं बांग्लादेश कितने कंट्री के साथ बॉर्डर टच करता है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका नेपाल हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पे 3 कंट्री हैं जहाँ से ये बॉर्डर टच करता है। कितने स्टेट टच करता है तो ये देख लीजिए। स्टेट की बात करी जाए तो असम, सिक्किम, बिहार और झारखंड एंड उड़ीसा। तो ये सारी स्टेट हैं जो ये टच करता है। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चंस के रूप में आ जाती हैं। हमेशा बंगाल से, सिक्किम से क्वेश्चंस आते रहते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैंने ये मैप यहाँ पर डाला। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2018 में जो लोकल बॉडी की पॉल हुई थी यानी इलेक्शंस हुई थी, वहाँ पे नो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस थी, यानी डिप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्सेस की नहीं थी। और मोर देन 1/3 ऑफ द सीट जो तृणमूल कांग्रेस थी वो जीत कर आई थी बिना किसी कंटेक्स्ट के। ये सारी चीज़ें थी। अपोजिशन पार्टी वहाँ पे अलाउ भी नहीं कर रही थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे टसल्स के रूप में अपोजिशन पार्टी को अलाउ भी नहीं किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इस वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में और सेंटर से कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। कंट्रोल रूम की बात करी जाए तो सिटीजन यहाँ पे अपनी शिकायतों को, ग्रीवांसेस को पॉल से रिलेटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं।
डायरेक्टली एक पीस रूम बनाई गई है और गवर्नर इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो जो पीस रूम है वहाँ जाके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। किसके रिलेटेड? पॉल के रिलेटेड। गवर्नर यहाँ पे टर्न किए हैं स्पॉटलाइट क्या चीज़ें कि जो भी लॉ ऑर्डर है उसको डिटोरिएट अगर करी जाएगी तो यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगी। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे वायलेंस को सीरियसली सही प्रकार से लें, तब जाकर के चीज़ें यहाँ पे संभलती हुई नज़र आएंगी। ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। वेस्ट बंगाल को कही जा रही है कि अपना जो 3 टियर का पंचायत सिस्टम है वह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है और ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जो ये चीज़ें कंप्लीट रूप से लागू किया हुआ था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाला है, पुनः टसल चालू है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई एडिटोरियल में। आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। नया एडिटोरियल है सेफ्टी फर्स्ट को लेके यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो ड्रग है भारत में मैन्युफैक्चर्ड होता है। आपको बता दें भारत जो है विश्व के लिए फार्मास्यूटिकल हब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा बनती हैं। क्या होती है जेनरिक मेडिसिन? अगर ये यूएसए है और यूएसए में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक मेडिसिन्स बना दी गई, तो ये मेडिसिन्स इसको पेटेंट मिल गई 20 साल के लिए, लेकिन 20 साल के बाद ये चीज़ें इंडिया में इस कंपोजिशंस का इस्तेमाल करके लोकली सीधे रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करने लगे। तो ये जेनरिक मेडिसिन हो गई, क्योंकि हम लोगों ने R&D पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसे खर्च नहीं किए हैं, जिसके कारण इसका लागत इसके ओरिजिनल प्राइस से हमारे 10 से 20 गुना कम आता है। तो अगर 100 रुपये की एक टैबलेट होगी तो हमारी 5 रुपये की ये टैबलेट मिल जाएगी, जिसके कारण लोगों के हेल्थ और लोगों को इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा पड़ता नहीं है। यहाँ पे ये इशू निकल के आता है, ये बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। ड्रग मैन्युफैक्चर्ड जो इंडिया में चीज़ें चल रही हैं वो कई प्रकार से कॉज कर रहे हैं, सीवियर हार्म भी कर रहे हैं। उसी पे ये आपकी पूरी की पूरी एडिटोरियल शिफ्ट हो गई है आज की। तो यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं? पेशेंट की डेथ हुई है, पूरे वर्ल्ड में कई जगह ऐसी बातें बोली जा रही हैं। किस चीज़ को लेके? तो यहाँ पे डेथ ऑफ 2 पेशेंट श्रीलंका में हुई है, जो कि इंडियन मेड एनेस्थेटिक ड्रग का इस्तेमाल करके, ये जो बेहोश करने वाली ड्रग है इसका इस्तेमाल करके हुआ था, तो वहाँ पे भी डेथ हो गया है। 30 पेशेंट का यहाँ पे ब्लाइंडनेस हो गई है श्रीलंका में। इंडियन आँखों में यहाँ पे इन्फेक्शंस, इंडिया की मेडिसिन्स यूज करते हुए, यानी इंडिया में जो मेडिसिन बनी है उसका यूज किया गया है श्रीलंका में। तो यहाँ पे आँखों में इन्फेक्शंस होने के कारण कई लोगों को ब्लाइंडनेस का भी सामना करना पड़ा है। एनेस्थेटिक ड्रग इन इंडिया जो कि कॉज किया है कई सारा डेथ। रिसेंट बात करी जाए तो बहुत जगहों पे ये चीज़ें सुनने को मिला है कि लोगों को अंधा तक कर दिया है, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट अटलांटा बेस्ड सेंटर यहाँ पे जो भी डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन है इसका फाइंडिंग कर रहा है हाई ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया की किस कारण से ये चीज़ें यहाँ पे चल रहा है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है सीरीज ऑफ एडवर्स रिपोर्ट आया है, यानी जो रिपोर्ट आया है वो इंडिया के खिलाफ ही आ रहा है। तो ड्रग प्रोड्यूस इन इंडिया बिगेन लास्ट ईयर व्हेन द WHO लिंक द डेट ऑफ एटलीस्ट 70 चिल्ड्रेन इन गाम्बिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले न्यूज आया था। 70 बच्चों की मृत्यु गाम्बिया में हो गई थी और किडनी की इंजरी भी। किस लिए? तो यहाँ पे भारत से बना हुआ जो फार्मास्यूटिकल सिरप था, ये यहाँ पे देख सकते हैं कफ सिरप था, वहाँ पे उसकी वजह से किडनी फेलियर हुई, वो बच्चे गाम्बिया में पिए और 70 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे अपने हम किस प्रकार से फार्मेसी को आगे लेके चल रहे हैं, अगर इस भारत हब है किसी चीज़ का तो हमको अच्छे से चलना पड़ेगा। ये जो कल्प्रिट है इंग्रेडिएंट सिरप में डाला गया था ये थी डी-इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये भी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। डी-इथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल ये दोनों चीज़ें थी, डेडली केमिकल्स थी जो कि चीपर सब्स्टिट्यूट होती हैं किसकी? प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की। तो ये महंगे होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कर दिया गया था, जिसके कारण कई सारे लोगों का मृत्यु भी हुई है।
18 लोग यहाँ पे उज्बेकिस्तान में भी इसके शिकार हो गए हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो जो इंडिया मेड कफ सिरप है, अगेन न्यूज़ में है, WHO यहाँ पे कंटामिनेटेड ड्रग इसमें पाया है। मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया, इन जगहों पे भी चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है और रेगुलेट भी कर रहा है। जो भी कंटामिनेशंस हैं, ये सब कंट्री आपस में अपने चीज़ों को यहाँ पे देख रही हैं, लेकिन भारत की अगर फार्मेसी इतनी अच्छी है तो यहाँ पे उसको भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग कदम लेने चाहिए। इथाइलिन और ग्लाइकोल जो है कंटामिनेटेड ड्रग हैं, और ये 5 इंसिडेंट पॉइजनिंग के चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम, जम्मू में 72 से लेके 2020 तक ये चीज़ें हुई हैं। तो ये रुकी नहीं है, ऐसा नहीं है कि रुक गई हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं भारत में, लेकिन इसको सही प्रकार से रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अपने फार्मेसी में कोई अगर लूप होल है तो उसको हटाने की ज़रूरत है, वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। तो WHO ये जो चीज़ें रेड फ्लैग जारी किया है अक्टूबर में, भाई समझ जाओ ये चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में। आप ये सब जो भी चीज़ें गाम्बिया में हुई, ये सारी की सारी फॉल्ट किस प्रकार से हो रही हैं, वहाँ पे इश्यू निकल के आ रहे हैं। WHO यहाँ पे एक आधार बताया कि ड्रग रेगुलेटर जो भी चीज़ें हुई हैं अभी ड्रग को लेके, जो गाम्बिया में बच्चे मरे और श्रीलंका में जो लोगों की डेथ हुई, उसकी वजह से यहाँ पे जो इश्यू निकल के आ रही हैं। तो टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, घाना यहाँ पे कंफर्म किया कि टॉक्सिक केमिकल यहाँ पे थी, किसमें, कफ सिरप में, किस सैंपल को लेने के बाद, गाम्बिया वाले। तो यहाँ पे जो पॉइजन की बातें बोली जा रही हैं, टॉक्सिक की बातें बोली जा रही हैं, वह क्या थी, वह सस्ते केमिकल लेने की बातें बोली जा रही हैं, जो आपको डीएथिलाइनिन की बात कर रहा हूँ। तो प्रोप्लाइलिन की जगह यहाँ पे डीएथिलीन यहाँ पे चला गया था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें थी। तो डेथ और टॉक्सिक में क्या यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है, इसको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। रेगुलेटर हैज सो फार फेल्ड, जो भी भारत के रेगुलेटर हैं, जो भी भारत की रेगुलेटरी एजेंसी है, यहाँ पे अभी तक फेल्ड हो गई है। इसको रेगुलेट करने के लिए सही प्रकार से इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर फार्मेसी किसी भी चीज़ को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ग्लोबली ये चीज़ें भारत की, इंडिया के स्टेटस को डिमिनिश करती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि अगर इंडिया की फार्मेसी अच्छी है तो इंडिया को सही प्रकार से रिजल्ट भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिया का कफ सिरप कोई पिया और गाम्बिया में कितने बच्चों की डेथ हो गई, तो यहाँ से कौन खरीदेगा इंडियन प्रोडक्ट को। तो मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो भी हैम्पर होगा, गवर्नमेंट की इकॉनमी हैम्पर होगी, ट्रेड रिलेशंस हैम्पर होंगे। सारी चीज़ों को आप जोड़ के देख सकते हैं, सब कुछ हैम्पर होता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी जियोपॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, कंट्री का रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस है, सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। इंडिया का जो स्टेटस है वो भी गिरता हुआ नज़र आएगा। तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। कई सारे ये भी इशू निकल के आ रहे हैं कि दूसरी कंट्री भी इंडिया को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है बहुत तीव्र गति से आगे चल रही है। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो राइजिंग इंडिया, अब दूसरी तरफ इंडिया राइज कर रहा है, और राइजिंग इंडिया को यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इंडिया राइज किया हुआ है। तो ये एक एडिटोरियल था, काफ़ी मज़ा आएगा इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद, और इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हम लोगों ने तरक्की किया है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम। तो इंडिया और अमेरिका BFF हैं। BFF क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं। अगर इस समय की सिचुएशंस की बात करी जाए तो, नहीं तो पहले तो भाई ये कैपिटलिस्ट क्लास की कंट्री है अमेरिका, जहां इसको फ़ायदा दिखे वहां घुस जाती है। तो आज के संदर्भ में बात करें तो अभी हम लोग बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, लेकिन अलाई नहीं है हम लोग। इंडिया जो है 63 साल 1 ट्रिलियन GDP को बनाने में लिया। तो ये देखिए 63 ईयर्स लगा हमको 1 ट्रिलियन GDP बनाने में, 7 साल लगा हमको 1 से 2 ट्रिलियन पहुंचने में, 3 साल लगा हमको 3 ट्रिलियन पहुंचने में। तो ये एस्टिमेशंस जो है ये कहता है कि 25 ट्रिलियन
इकॉनमी बन सकती है हम लोगों की 2047 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये प्राइज वाटर हाउस जो कूपर है, इसके अनुसार ये बातें बोली जा रही हैं। 100 साल का जो भारत हो जाएगा, आज़ादी का महोत्सव मनाएगा, उस वक्त हम लोगों की इकॉनमी 25 ट्रिलियन हो जाएगी, ऐसा अनुमान लग रहा है। क्योंकि इंडिया जो है राइज कर रहा है, तो क्योंकि 63 ट्रिलियन की इकॉनमी हम लोगों की थी जब भारत आज़ाद हुआ, 1 ट्रिलियन हम लोग तुरंत बढ़ा लिए 7 ही साल में। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 1700 की बात करें एडी की, ये एडी है एनो डोमिनी, तो इंडिया जो है 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रखता था, वर्ल्ड की बिगेस्ट यहाँ पे चीज़ें मानी जाती थी, जो कि एक 35% बहुत बड़ी बातें हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में आया और इसकी हालत 1% के आसपास यहाँ पे गिर गई, लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखें तो 4 से 5% के साथ हम ऊपर उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इकॉनमी सही होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट नीड्स दिस मार्केट डिस्परेटली, तो भारत को कहा जा रहा है, यूएस को बोला जा रहा है कि भारत की आवश्यकता है यूएस को। ये चीज़ें बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में है और मार्केट सबसे ज़्यादा भारत में है। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी वो यहाँ पे ला कर के बेचा जा सकता है। तो इंडिया को अमेरिका की आवश्यकता है, अमेरिका को इंडिया की आवश्यकता है। तो इंडिया को किस चीज़ में? टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ के लिए इंडिया को आवश्यकता है। और जो बड़ी कंट्री हैं उनको मार्केट की आवश्यकता पड़ेगी। 2030 तक बात करें तो ये सारी पॉपुलेशन जो 1 बिलियन की हो जाएगी, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं इंडिया में। इंटायर G8 कंट्री की जो पॉपुलेशन है आज के डेट में इंडिया में ऐसी विराजमान है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में भी हम इसको मना सकते हैं। लेकिन अपने पॉपुलेशंस को अगर स्किल नहीं करेंगे तो हम फेस करते हुए नजर आएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम को। तो ये 8 साल पहले की अगर बात देखी जाए तो इंडिया की पर कैपिटा मोबाइल डाटा कंजम्पशंस बहुत ही कम था वर्ल्ड की तुलना में, जो कि 122वें नंबर पे आते हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो टॉप में हम चल रहे हैं विश्व में। तो ये कैसे संभव हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं, यूएस चाइना को कंबाइन कर लिया जाए तो भी हम फर्स्ट रैंक पर यहाँ पे आ रहे हैं, मोर देन दैट ऑफ द यूएस एंड चाइना कंबाइंड। तो यहाँ पे हम डाटा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पॉपुलेशंस बेस की बातें हो रही हैं कि यहाँ पे हर हाथ में 2-2 फ़ोन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जिसके कारण डाटा जो यूजेज हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये इस प्रॉस्पेरिटी को लेके इंडिया आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया अपना जो ये अपना इंडिया है और ये जो अमेरिका है, इसकी रिलेशंस BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली आज के सिचुएशंस की बात करें तो हो गई हैं, क्योंकि हमको एक दूसरे को नीड हो गया है। और ये जो चाइना है, चाइना के खिलाफ किस तरीके से पैसिफिक ओशियंस में डील किया जाएगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड हैं, लैंड इशू को लेके, सी इशू को लेके, ट्रेड को लेके, जियोपॉलिटिक्स को लेके। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया का मदद अमेरिका को लेना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे वही चीज़ें चल रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ ये बातें बोली जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी बूस्टअप हुई हैं और फिस्कल प्रूडेंस भी कहीं ना कहीं मेंटेन की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये गवर्नमेंट आगे चल रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन टैक्स, फ्यूल कपल्ड, कोल सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेल, ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ मैं, ये सब डेवलपमेंट के कगार पे चल रहे हैं। जैसे कि रेल हो गई, रोड हो गई, पोर्ट की एक्सपेंशन हो गई, जो भी बंदरगाह हो गए, सड़क का निर्माण, रेल का निर्माण। तो पहले पटरियाँ एक हुआ करती थी, पटरियाँ 3, 4, 5 भी पटरियाँ हैं। रोड जो पहले इस तरीके से हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं हुआ करते थे, अब गांव-गांव तक कनेक्टिविटी, ये तो है। बीजेपी के राज में आपको हमेशा रोड की कनेक्टिविटी मिलती हुई नज़र आएगी। जब अटल जी की सरकार आई थी तभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी लेकर आए थे और ये सारी चीज़ें पहले मेन सिटी को कनेक्ट करते हुए नज़र आए। तो सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, आपका चेन्नई, कोलकाता, ये भी आप डायमंड क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब बनाते हुए इन पार्टी को आप देखें। तो इस पार्टी के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरी तरफ ग्रीन चीज़ें हो गई, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें बनाना है ताकि पॉल्यूशंस को कम किया जा सके और सस्टेनेबल लाइफ लोगों को दिया जा सके।
सब्सिडी की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो सब्सिडी पहले 50,000 करोड़ 2015 तक चली थी, अभी 7,000 करोड़ के आसपास नज़र आ रही है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पहले सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, वेलफेयरिज्म पे ज़्यादा चीज़ें देखी जा रही थी, लेकिन अब ये 50,000 के जगह 7,000 करोड़ सब्सिडी बस मिल रही है केवल चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा से भी चुनिंदा लोगों को। तो मात्र 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, बाकी 43,000 करोड़ ये इकोनॉमी में अब दिखा देंगे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ चीज़ें जो बताई जा रही हैं, प्रोजेक्ट प्रगति, तो ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस की बात करी जा रही है कि भैया स्टेबल नहीं, अच्छे से कार्य करने की बातें बोली जा रही हैं। टाइमली इम्प्लीमेंट करो, जो भी प्रोजेक्ट हो उसको रिव्यू करो, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ चीज मिलकर, और प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें पता होना चाहिए क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये इसकी क्लियरेंस की बातें बोली जा रही हैं। जो भी लंबे समय से पेंडिंग हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी फास्ट ट्रैक से कार्य करती हुई नज़र आ रही है ये गवर्नमेंट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रगति ये रिव्यू कर रही है, और डिपार्टमेंट, स्टेट, सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। गति शक्ति भी कुछ इसी प्रकार से है। जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी पावरफुल टूल हैं, इसका प्रयोग करके यहाँ पे ये पता लगाया जा सकता है कि रोड, फॉरेस्ट में यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस जो भी चल रही हैं किस प्रकार से चल रही हैं। पहली बार बात करी जाए, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे अलाउ किया गया है, किसमें? कॉमर्शियल कोल माइनिंग में। तो यहाँ पे पहली बार कॉमर्शियल कोल माइनिंग की प्राइवेटाइजेशन हुई है, जो अभी डील हुई है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ऑल नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस स्टेट रिपिंग ह्यूज रिवार्ड। तो ये लोग इसका रिवार्ड भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिवार्ड इनको नहीं मिल रहा है। तो जो भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुई है कोल माइनिंग में, तो वहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता हुआ स्टेट को नज़र आ रहा है। लेकिन बात करी जाए ऑयल एक्सप्लोरेशन की, तो अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट संभव नहीं हो पाया है। 2010 से 17 तक, 2023 के एंड की बात करी जाए तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की चीज़ें एक्सप्लोरेशंस पे हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हुई हैं कि एक्सप्लोर किया जाएगा, कितना हद तक इसमें ऑयल मिल सकते हैं। तो देखिए, भारत में एक्सप्लोरेशन पे पैसे खर्च होंगे जिस प्रकार से R&D में खर्च होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब जाके कोई चीज़ें तैयार होती हैं। उसी तरीके से एक्सप्लोरेशंस में भी बहुत पैसे लगते हैं कि यहाँ पर ऑयल है कि नहीं है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ता है, जिसके कारण पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो उसी की बात करी जा रही है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बहुत लंबा जगह होता है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे चल रही हैं। सेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन सिस्टम यहाँ पे चल रही हैं। इंप्रूव करेगी क्या? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफ़िशियंसी। जो भी गवर्नमेंट की फिनेंशियल स्पेंडिंग है उसको, लीकेज को, उसकी वेस्टेज को कहीं ना कहीं कम करती हुई नज़र आएंगी। और जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट अकाउंट जिसको नीड है उसके खाते में पैसा जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे, जो पहले इम्पॉसिबल थी आज की डेट में उसको बता रहे हैं संभव होती हुई नज़र आ रही है। बैंक से लेके सारे पेमेंट और बेनिफिशियरी सिस्टम तक इससे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इम्प्रेसिव प्रोग्रेस हुआ है, कोई इसमें डाउट नहीं है। रोड कंस्ट्रक्शन से लेके इंडिया में जगह जगह पे ये चीज़ें चली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। परिवहन सिस्टम को ले लिया जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। वन स्टॉप सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस 1400 ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस की भी बातें बोली जा रही हैं। तो ये जो लीकेज प्रूफ रिवेन्यू कलेक्शंस हुआ है 4000 बिलियन की, ये रजिस्ट्रेशंस ऑफ अबाउट 350 मिलियन व्हीकल। तो पहले जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन होती थी यहाँ से भी लूप होल कर लिया जाता था, पैसे खा लिया जाता था। अब वो चीज़ें वहाँ से भी लाइसेंस करवाएंगे तो भी पैसा, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भी पैसा, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पैसे पहुंच रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी सही तरीके से, इसलिए यहाँ पे चीज़ें फेस करते हुई नज़र आ रही हैं। आज के समय की बात करी जाए तो G8 कंट्री के इक्वल में आके हम खड़ा हुए हैं। रेमिटेंसेस भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं भारत में विदेशों से। रेमिटेंस क्या होता है? अगर एक इंडियन है वो चला गया USA, तो वहाँ से जो पैसा कमाएगा भारत में भेजेगा उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो ये भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। इंडिया ग्लोबल लेवल पे राइज हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर पर्सनल
एबिलिटी जो है वो भी एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वर्ल्ड लीडर के रूप में यहाँ पे बहुत तीव्र गति से उभर के आए हैं, जिसके कारण एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी यहाँ पे बोली जा रही हैं, इनका भी एक अलग स्टेटस है, अलग ओहदा है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण हम ग्लोबल इशू को अच्छे से डील करने में संभव हो पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इंडिया को आवश्यकता है क्या कि डिजिटलाइजेशंस अच्छे से करे ताकि एक बेटर सर्विसेज डिलीवरी हो सके। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक अगर इंटरनेट के ब्रॉडबैंड से हम कनेक्ट रहेंगे तब हम सर्विसेज को गांव-गांव तक भेज सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी रिफॉर्म होना चाहिए, सप्लाई चेन कैपेबिलिटी में भी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए। जो भी कंपनीज है आउटसाइड चाइना जो भी चीज़ें चल रही हैं ये अपने भारत में चीज़ें डेवलप हो, बने, मैन्युफैक्चर हो, एक्सपोर्ट हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। रिफॉर्म लाने की भी इसमें ज़रूरत है। बात करी जा रही है 290 बिलियन बैलेंस ट्रेड डेफिसिट की, जो कि 9% ऑफ जीडीपी यहाँ पे मानी जाती है। कोविड-19 आया तो कई सारी कंट्रियों का खस्ता हालत तुरंत हो गया, लेकिन भारत कुछ हद तक सही भी था। धीरे धीरे भारत उससे भी उभरा। ऐसा नहीं भारत को कंप्लीट इम्पैक्ट ही नहीं किया, भारत को भी इम्पैक्ट किया, लेकिन भारत की एग्रीकल्चर इकॉनमी ज़्यादातर यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं 60%, 50 से 60% लोग, तो वो अपना जीविका यापन कर रहे थे। कैपिटल और टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो इसमें मदद हो सकती है। इंडिया कंप्लीट कर रहा है 75वां साल इंडिपेंडेंस का अपना, और ये ऐसा नहीं कि ये किसी के साथ फंस जाए, जैसे यूएस के साथ बातें बोली जा रही हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन के, तो इसमें स्टक नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते होना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी मदद ले सकता है यूएस का, ये सारी कैपेबिलिटी भारत के पास है। ये चीज़ क्या दर्शाती है, जो विंस्टन चर्चिल हैं और नेल्सन मंडेला हैं, नरेंद्र मोदी अभी जो रिसेंटली पहुँचे हैं यूएस में, तो ये वनली मेजर लीडर वर्ल्ड हो जाएंगे यहाँ पे एड्रेस करने के लिए यूएस कांग्रेस। तो यहाँ पे 2 बार ऐसे लीडर हो जाएंगे जो विंस्टन चर्चिल एंड नेल्सन मंडेला के बाद नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। तो ये रिकॉग्निशन पाने वाले पहले ऐसे भारतीय पीएम होने जा रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अगर बात करी जाए, इंडिया यूएस दोनों मित्र हैं लेकिन अलाइज नहीं है, जो कि पहले ही बताया पाकिस्तान इसका एलाई है, पाकिस्तान इसका मित्र नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो जर्नी स्टार्ट हो रही है फ्रेंडशिप से, इसको एलाई के रूप में भी आगे बढ़ाया जा सकता है दोनों को साथ में चल के, क्योंकि यूएस एंड इंडिया दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। बीच में आता है चाइना, चाइना ऊपर आ जाती है रसिया, तो इसका इससे भी नहीं बनता है, इसका इसके भी नहीं बनता है, इंडिया का रसिया से भी बनता है, इंडिया का यूएस से भी बनता है, इंडिया चाइना से भी बनाने का बात करता है। तो हम किसी से लड़ाई की बातें तो नहीं करते हैं, हम सबसे डील करने की बातें करते हैं, चाहे डिप्लोमेसी हो गई, जियोपॉलिटिक्स हो गई, ट्रेड हो गई, इन सब चीज़ों का, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया, सॉफ्ट पावर हो गया, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर इनसे रिलेशंस अपने सही करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री रहा है, इंडिया किसी के लैंड को कैप्चर नहीं किया है, किसी पे अटैक नहीं किया है अपने मन से, किसी पे कोई चीज़ें इंडिया ये नहीं कि हम वार कर देंगे, इंडिया मिसाइल बनाया तो वो ये नहीं बोला कि हम अटैक करने जा रहे हैं। इंडिया अपने चीज़ों को पीसफुल तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जाना जाता है, हमारी पीसफुल पॉलिसी भी इसी को दर्शाती है। तो ये थी सारी डिटेलिंग इंडिया एंड यूएसए को लेके। आशा करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिफ्यूजी एज एसेट। तो जो भारत में रिफ्यूजी हैं, विश्व में जो रिफ्यूजी हैं, उनको किस प्रकार से एक संपत्ति के रूप में हम बना सकते हैं, उसी पे बातें बोली जा रही हैं, एडिटोरियल आया। तो यहाँ पे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 20 जून को मनाया जा रहा है। 103 मिलियन इंडिविजुअल यहाँ पे फोर्सफुली डिस्प्लेस हुए हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, चाहे जिस भी तरीके से वर्ल्ड वाइड में ये चीज़ें चली हैं। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को लेके बातें चल रही हैं कि किस प्रकार से फोर्सली लोग रिफ्यूजी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बातें करी जाए तो यूक्रेन, म्यांमार, सूडान और रसिया, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, ये सारी चीज़ों में अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेज उभर के आ रहे हैं।
अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है, अभी तक जो चैलेंज नहीं आए अब चीज़ें वो आ रही हैं। तो ये क्राइसिस को किस प्रकार से डील किया जाएगा ये भी चीज़ें चल रही हैं। दुख की बात है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया ये इम्यून नहीं है इस चैलेंजेस से कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चल रहा है तीव्र गति से, और इंडिया के पास भी 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे डिस्प्लेस्ड पर्सन रह रहे हैं, जिसमें से वुमेन चिल्ड्रेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मानी जाती है, यानी लगभग 125 के आसपास 125 लाख के आसपास इंडिया में कौन से लोग हैं, यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रेन डिस्प्लेस्ड होके आए। तो इंडिया को इनका जो इंडिया में रिफ्यूजी हैं उनके लिए जो एसाइलम है उनको किस प्रकार से हम डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे किस प्रकार से उनको लेके आगे बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। रिफ्यूजी यूथ की बात करी जाए तो इनके अंदर भी टैलेंट भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी रिफ्यूजी हैं, जो युवक हैं, नवयुवक हैं, वो भी अपने फ्यूचर को लेके आगे देखते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते हैं। ये नहीं कि उनको कोई चीज़ें पकड़ा दी गई हाथ में, लो भैया झुंझुना आप बजाते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चीज़ें होनी चाहिए। उनको सेल्फ रिलायंट के रूप में हमें डेवलप करना चाहिए, स्किल देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि वो देश का एसेट बन सके, बर्डन नहीं। तो यहाँ पे उसी की बातें सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। बहुत सारे टैलेंट हैं, जो भी यूथ रिफ्यूजी आ रहे हैं उनको हमें डील करना चाहिए। बात आ रही है तस्लीमा की, तो ये एक रोहिंग्या वुमेन इंडिया में है। ये अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एजुकेशंस ली, और अभी ये बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल हो गई हैं अपने कम्युनिटी में। तो ऐसी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बोली जा रही हैं कि आयशा जो हैं आर्टिस्ट डिज़ाइनर बन गई हैं, अफ़गान की रिफ्यूजी। तो ये लोग डेवलप होके आ रहे हैं, आगे अपनी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो जो रिफ्यूजी एसाइलम है यहाँ पे उसको किस प्रकार से ऑब्स्टेकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या लीगल रिकॉग्निशंस, क्या चैलेंजेज हैं, किस प्रकार से उनको डील करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट उनको ऑब्टेन करने में इश्यू आ रही है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से भारत डील करेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आपके देश में वो एसाइलम लिए हैं, सरड़ लिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक सही डायरेक्शंस देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो लोग भी रिफ्यूजी बन के आए हैं वो गलत इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, उसमें देरी नहीं लगाएंगे, तुरंत ये चीज़ें हो जाएंगी। तो एक प्लेटफॉर्म हमें इनको प्रोवाइड करना चाहिए। एजुकेशंस हो गई, बेसिक हेल्थ हो गई, शेल्टर हो गई, जो भी चीज़ें हैं इनको प्रोवाइड अगर करती है गवर्नमेंट, तो एक अच्छा डायरेक्शंस मिलेगा और अच्छी तरीके से ज़िंदगी को यापन करने के लिए सोचेंगे। क्योंकि अपनी ज़िंदगी को वही लेके जाता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए वो अपने ज़िंदगी को किसी भी रूप में, चाहे ISIS को ज्वाइन कर ले, चाहे तालिबान को ज्वाइन कर ले, पाकिस्तान में चल जाए, टेरर फैलाए, चोरी करे, चमारी, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक डायरेक्शंसफुल आदमी अपना, उसका टारगेट फिट रहता है जीवन में क्या करना है। तो इस प्रकार से इनको लेके आगे चलने की ज़रूरत है, बैरियर को हटाने की ज़रूरत है। और हेल्थ केयर, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी अपॉर्चुनिटी इनके लिए हमें खोलनी चाहिए। किस प्रकार से जो भी फोर्सिबल डिस्प्लेस्ड चीज़ें हुई हैं, जो भी रिफ्यूजी डिस्प्लेस होके आए हैं, उनको सही प्रकार से गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्ट करना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी। और ये केवल गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, यहाँ पे हर व्यक्ति, इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर, NGOs, कम्युनिटी बेस्ड, सारी की सारी लोगों को एक साथ मिलके आना पड़ेगा। और ये एक मल्टीलेटरल अप्रोच यूनिटी के साथ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। न्यूज़ और फैक्ट्स कुछ बचे हुए हैं, उनको देखेंगे। तो इंडिया जो है अभी रिसेंटली गिफ्ट किया है क्या INS किरपान किसको, वियतनाम को। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये नेवल कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे इन्हेंस करेगी, किसकी, वियतनाम की। तो जो मिसाइल है, ये चीज़ें मिसाइल कॉर्बेट है, एक शिप है, वो गिफ्ट किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये गिफ्ट किया गया है, बेचा नहीं गया है। INS किरपान एक खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। जो भी NDA की तैयारी कर रहे हैं, ये खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट पूछ सकता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 1350 टन, और ये 12 जनवरी 1991 को कमीशंस किया गया था अपने नेवी में। 91 मीटर के आसपास है, 11 मीटर इसकी बीम है, और 25 नॉट की एक्सेस स्पीड है। तो ये थी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है वो
कॉर्वेट जिसकी बातें बोली जा रही हैं। तो देखने में सुंदर है। अब ये वियतनाम को गिफ्ट दे रहा है कौन? इंडिया। वैधम क्लार्क यहाँ पे फायर्ड है 11 पर 70 ऑन संडे टू विन 123rd US ओपन। तो वैधम क्लार्क यहाँ पे ये सब चीज़ें जीते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो US ओपन कौन जीता है यहाँ पे आप याद रखिएगा, वैधम क्लार्क। और मेजर विनर रोरी मैकलोरी हिज फर्स्ट इन 9 ईयर। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वैधम क्लार्क याद रखिएगा। स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? ये आपके चेन्नई में हेल्ड हुआ है, रिसेंटली हो रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ और फैक्ट की तरफ। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC, जो यहाँ पे अभी रवि सिन्हा जी को सेक्रेटरी बनाया, किसका? रॉ का। तो हम सभी लोग रॉ जानते हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग है। ये एक स्पाई टीम की एजेंसीज है जो कार्य करती है। भारत में कोई भी अगर बुरा निगाह से देखता है तो वो ये टीमें हैं जो हमें रक्षा प्रोवाइड करती हैं। दूसरे की कंट्री में घुस के इन्फॉर्मेशंस भी निकाल सकती हैं, अपने भी कंट्री में इन्फॉर्मेशंस निकाल सकती हैं। ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी है। इंटेलिजेंस एजेंसी है, याद रखिएगा, रवि सिन्हा जी को याद रखिएगा क्योंकि न्यूज़ में है। इम्तियाज़ अहमद से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हिस्ट्री और सोशलॉजी का स्टूडेंट जो इनके बारे में न जानता होगा। उनका 83 साल की उम्र में डेथ हो गई है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हिस्टोरियन इम्तियाज़ अहमद, इनका डेथ हो गया। पंजाब कैबिनेट यहाँ पे ये बोला है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट के अमेंडमेंट किया गया 1925 को और इसमें सेक्शन 125A डाला गया है। तो पंजाब PCS के जो भी हैं यहाँ पे सेक्शंस को याद रखेंगे पंजाब के लोग, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो क्या कहा है इसमें? तो फ्री आपको टेलीकास्ट करने के लिए बोला है जो भी गुरबाणी अमृतसर हरमिंदर साहब में चल रही है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, पंजाब कैबिनेट यहाँ पे अलाउ किया है। दूसरी तरफ मैक्स वेस्टरपेन जीते हैं क्या? कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे। और ये जो चीज़ें हैं रेडबुल की तरफ से चीज़ें थी, 100वीं विक्ट्री इनकी हुई है। तो कौन जीता है? मैक्स वेस्टरपेन यहाँ पे याद रखिएगा। किस कंट्री के हैं ये कमेंट सेक्शंस में बताइए तो तुरंत हमको। ओलंपियन CA भवानी देवी यहाँ पे हिस्ट्री रची हैं। और ये क्या किस गेम से हैं? तो सॉबर एक तलवारबाजी वाली गेम होती है, यहाँ पे ये ब्रॉन्ज जीतती हुई नजर आई है। तो इंडिया की फर्स्ट एवर मेडल है जो ब्रॉन्ज जीत के लाई हैं। और उज्बेकिस्तान की जैनाब देलकोवा से ये हार गई हैं जिसके कारण इनको ब्रॉन्ज मिला है। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया मैडन मेडल जीता है यहाँ पे, कहाँ पे? एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप में वुक्सी जो कि चाइना में है। तो कहाँ पे हो रहा है, कौन जीता है, किसमें जीता है, क्या जीता है, सब चीज़ें आपको बता दिया। विकिपीडिया से न्यूज़ है कुछ, विकिपीडिया की बातें बोली जा रही हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, देखी जा रही है विकिपीडिया पे, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो सबसे पहले आपका आ रहा है उर्दू, उसके बाद आ रहा है आपका हिंदी, फिर आ रहा है तमिल। तो ये 3 लैंग्वेज हैं जो न्यूज़ में निकल के आ रही हैं। देखिए सबसे पहले उर्दू, फिर हिंदी, फिर आपका तमिल। तो ये 3 लैंग्वेज हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए तो आपको देना है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंग्लिश ये चीज़ें चल रही है। सेबी अभी जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया था कि आप तुरंत इन्वेस्टिगेशंस करिए, रिपोर्ट फाइल करिए और प्रेजेंट करिए, किस प्रकार से यहाँ पे इशू निकल के आ रहे हैं अडानी केस को लेके। तो यहाँ पे ये कंपनी है, इनकी ये आंकड़े हैं दिए गए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्या सेबी के बारे में। तो सेबी से क्वेश्चंस अगर आता है बैकग्राउंड से तो वो हमारी छूटनी नहीं चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी हम लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं सेबी के अंतर्गत तो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, और सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को ये रेगुलेट करती है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में हुई थी। लेकिन बात करी जाए आज की तो ये स्टैट्यूटरी पावर 30 जनवरी 1992 में इसको दे दी जाती है। सेबी एक्ट 1992 में पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं जो अभी तक आपको बताया।
क्या क्या मेंबर इसमें रहते हैं, तो 2 चेयर, यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, 2 मेंबर जो ऑफिसर्स होते हैं फिनांस मिनिस्ट्री से होते हैं, 1 मेंबर आरबीआई का होता है, 5 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से एटलीस्ट 3 जो होते हैं होल टाइम मेंबर होते हैं। तो 1999 में जो अमेंडमेंट हुआ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई गई सेबी के अलावा, और ये एक्सेप्ट निधि, चीट फंड और कोऑपरेटिव, ये तीनों इसमें नहीं आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है आपके यूपीएससी में, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। S.A. देव इसके पहले चेयरमैन थे, जो कि 1988 में बना दिए जाते हैं। देव इसके पहले थे। ये सारी डिटेलिंग कब बना, कैसे, क्या रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, और कितने मेंबर हैं, कब बना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता दिया। यूएन अडॉप्ट कर रहा है फर्स्ट एवर एग्रीमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कि मरीन लाइफ को कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए हाई सीज में। देख सकते हैं ये जो व्हेल मछली है यहाँ पे, इसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये विलुप्त के कगार पे चल रही हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं, इसको किस प्रकार से एक ट्रीटी लिया जाए और किस प्रकार से डील किया जाएगा अपने मरीन एनिमल को, इसको यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है। तो यूनाइटेड नेशंस की बैकग्राउंड को जाके यहाँ पे हम डिटेलिंग को देखेंगे। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है कि ये मेंटेन करे वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी करे और डेवलप करे एक मित्रवत रिलेशंस कई सारे राष्ट्रों के बीच में। यहाँ पे कोई इशू निकल के आता है उसको ये डील करने में सक्षम होता है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट फेमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जानी जाती है। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो न्यूयॉर्क सिटी इसकी हेडक्वार्टर है। लैंग्वेज की बात करी जाए तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं, यहाँ से भी बने हैं, और इसके पर्पस से भी क्वेश्चंस बनाए हैं। मेंबरशिप की बात करी जाए तो 193 स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। तो 193 यूएन में मेंबर हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 26 जून 1945 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई थी। तो इसको इसीलिए लाया गया कि पीस प्रॉस्पेरिटी बनी रहे वर्ल्ड में। और इन्फोर्स कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्मॉल सबमरीन यूज किया गया टूर करने के लिए टाइटैनिक रेकेज को, जो कि मिसिंग है। तो जो गया वहाँ पे देखने, वही चीज़ें अभी गायब हो गई हैं। तो जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, जो टूरिस्ट के रूप में गया रेकेज को देखने के लिए नॉर्थ अटलांटिक, वो अभी मिसिंग चल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि टाइटैनिक का बात आ गया है। तो सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक डेट पूछा है, क्वेश्चंस कई बार बनाया है। तो 14-15 अप्रैल 1912 को ये घटना होती है और 2 घंटे 40 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। कौन से ओशियंस की बातें बोली जा रही हैं? नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस की बातें बोली जा रही हैं, न्यू फाउंडलैंड से 370 माइल की दूरी पर। ये टाइटैनिक शिप 15 अप्रैल 1912 को ये चीज़ें चलती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में सिंक हो जाती हैं। 4 दिन के बाद साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जाती हुई। तो ये भी क्वेश्चंस बना है और ये डेट से क्वेश्चंस बना है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस बना चुका है। इसमें 2224 लोग लगभग यात्री थे, जिसमें से 1500 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये स्पीड से जा रही थी, जो 22 नॉट की स्पीड से जा रही थी। 14-15 अप्रैल के आसपास रात को यहाँ पे ये लड़ती है और ये 2 पार्ट में टूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे डूबती हुई, लेकिन 700 प्लस लोगों को फिर भी यहाँ पे बचा लिया जाता है। तो ये चीज़ें थी, ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे दी गई। टाइटैनिक से रिलेटेड कब इसका एक्सीडेंट हुआ, कब क्या हुआ, शिप क्या था, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चाइनीज़ प्रीमियर यहाँ पे विजिट किए हैं, कहाँ पे? जर्मनी में। और जो भी मिसट्रस्ट फैल रहा है, तो जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। और अर्ज किए हैं बीजिंग से वाशिंगटन की बूस्ट करे, जो भी डायलॉग है उसको बूस्ट करे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इशू निकल के आता है, क्या चीज़ें टैकल करने पहुँचे हैं ये लोग। तो ये थी सारी डिटेलिंग आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आशा करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों एक चीज़ आपसे विनती है, अपील है कि जो आपके पृथ्वी का रिसोर्स है उसको आप संभाल सकते हैं, सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, लोगों को
प्रेरित कर सकते हैं। तो एक आदमी दूसरे आदमी को बताएगा, दूसरा आदमी तीसरे आदमी को बताएगा, तो बहुत हद तक अपना पृथ्वी शेप हो सकता है, क्योंकि हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। आई एम गोइंग टू हियर इन दिस क्लास ओवर हियर। सो जय हिंद, जय भारत।